नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो ये सीरीज आप कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल और जो इंस्टा का पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले और सपोर्ट बनाए रखें। आगे देखेंगे हम किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का, एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन की बात है। तो देखिए, जो भी हमारा किसी भी देश के साथ अगर कोई ज्वाइंट मिलिट्री या नेवल या एयर फोर्स का अगर वहां पर किसी भी तरीके का अभ्यास किया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, है ना, उनको क्या करना है, एक दूसरे के साथ साझा करना है, ठीक है। और अपने जो बायलैटरल रिलेशन है उसको आप स्ट्रैटेजिकली और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये जापान के साथ है, देखेंगे इसको, कंटेक्चुअल पार्ट है, पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद सीनो रिलेशनशिप की बात की गई, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, क्योंकि यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, वहां पर आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन का। तो यहां पर क्या है, इंडिया को बैलेंस करना है। जैसे इंडिया का रिलेशन आपका रशिया के साथ भी है, यूएस के साथ भी है, दोनों के साथ हमारे मिलिट्री अलायंस भी है। स्ट्रैटेजिकली जो भी स्ट्रैटेजिक डायमेंशन में हमारे जो रिलेशन है दोनों देशों के साथ बहुत ही ज्यादा सशक्त है। रशिया हमारा पुराना, बहुत पुराना मित्र है, जिस जो हर दौर में हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रशिया और चाइना भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो अब जब अभी वीटो वगैरह हुआ यूक्रेन के मुद्दे में तो वहां पर भारत ने तटस्थता की नीति को अपनाया। इसीलिए नाम चर्चा में था कि भैया हमने किसी को वोटिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने रशिया को भी हमको क्या करना है, साथ लेकर चलना है, ठीक है ना। ठीक बात है। तो यहां पर इन सब संदर्भों में इंडिया चाइना रिलेशनशिप को देखा जा रहा है कि जैसे जैसे इंडिया अगर यूएस के पास जाएगा, है ना, यूएस के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे तो चाइना हमको कैसा देखेगा, पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखेगा। वही चीजें मैंने बार बार बोला कि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन, वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके अगर आप आईआर को देखेंगे और करंट से सिर्फ आप क्या रहेंगे, अपडेट, तो आपको आईआर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब यहां पर देखेंगे पेपर 2 का पार्ट ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, ठीक। ये पहले भी काफी बार चर्चा में रहा है। कारण यह है कि अगर आप मीडियम देखें, है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखें कि ट्रांसपोर्टेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे आपका फ्रेट कॉरिडोर या जहां से माल वगैरह का आवाजाही होती है। तो देखिए, रोड, रेल और वाटरवेज। तो रोड और रेल के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। फिर उसमें आप देखेंगे तो इसका कैसा हरित एक आयाम भी है ना। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में इसके द्वारा उतना ज्यादा हजार्डस इंपैक्ट नहीं पड़ता जितना आपका रोड और रेलवे के मोड से होता है, ठीक है। तो एक ग्रीन डायमेंशन भी हो जाएगा इसका, देखेंगे इसको हम लोग, ठीक। अब इसके बाद जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप यूके देख लीजिए, वहां पर जापान देख लीजिए, चाइना, तो वहां पर क्या है कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे। तो ये जो है आपका कहां से, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पेपर 3 में रख सकते हैं, जीएस पेपर 3 में। उसके बाद एनएलएमसी की बात है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो जो पब्लिक सेक्टर की, जो गवर्नमेंट की, जो आपका क्या है, जो आपकी अचल संपत्ति लैंड वगैरह है, तो उसके मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है। ये आपका ये एक निकाय बनाया गया है, ये उसको देखेगा, तो इसके बारे में देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट ही है आपका। उसके बाद जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, इसका सुदृढ़ीकरण करना है। क्यों? आप फार्मा सेक्टर में देखेंगे तो भारत की वैसे भी मास्टरी है, तो हमको वैश्विक जो है नेतृत्व
कर्ता के रूप में उभरना है वहां पर, ठीक है। थर्ड पेपर का पार्ट है, इसको देखेंगे हम लोग, जीएस पेपर थर्ड का पार्ट है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज जो धर्मा गार्डियन है, ये आपका किसके बीच है, सबसे पहले जानने की जरूरत है। तो भारत और जापान की कैसी डिफेंस एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, किसके किसके बीच, भारत और जापान के बीच में। और ये कैसी है, तो एनुअल है, मतलब वार्षिक आयाम पर, वार्षिक आधार पर इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना दोनों आर्मीज के बीच में, है ना, म्यूचुअल कोऑपरेशन से, जो आपका इंडो पैसिफिक एरिया है, भारत प्रशांत क्षेत्र है, वहां पर आतंकवाद के संदर्भ में, आतंकवाद को रोकने के संदर्भ में किस तरीके के हमको आयाम को अपनाना है ना। तो आतंकवाद विरोधी अभियानों को वहां पर मेनली वहां पर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, और जो भी आपकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है उन पर फोकस करना है। इनका मेन जो फोकल पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, वो ये है, ठीक है। इसके बाद इस बार किसके किसके तो बीच हुआ, तो इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहां पर जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने वहां पर जापान को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो दोनों ने मिलकर ये सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है, इसका दायरा काफी विस्तृत है ना, ये वाइड रेंज है इसकी, है ना। क्रॉस ट्रेनिंग है, कॉम्बैट कंडीशनिंग है, उसके बाद जो आपका फील्ड एनवायरमेंट, कल्चर, स्पोर्ट्स, सब चीजें इसमें एम्बेडेड है, संपृक्त है। इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो आपका 2018 में हुआ था, और इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वही सेम है। डेली हम किसी भी जो है एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर ऑलमोस्ट वही चीजें होती है ना। तो लास्ट 15 डेज में हमने कौन कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बात किया है, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कमेंट किया करिए, है ना। जो अब देखिए, अगर नहीं करते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, तो हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो करके बताइए, उससे पता चलेगा कि आप लोग उसको ऑनेस्टली फॉलो भी कर रहे हैं, कि बस वीडियो देखना है और बस निकल जाना है ना। तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो यहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्सरसाइज का क्या है, कि भैया प्रमोट करना है मिलिट्री कॉपरेशन, किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। अब दूसरा जो आपका टॉपिक है यहाँ पे, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, याद रखिएगा जीएस पेपर सेकंड के लिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्या, सिनो रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो अभी मुद्दे हैं उनको फिर से रीशेप करने की जरूरत है, ये सब क्या है, कंटेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए चाइना का स्टैंड क्या होगा, कि अगर नाटो के संदर्भ में उसकी क्या राय होगी, खुद ही सोचिए। चीन ऐसा क्लेम करता है, चाइना, कि जो यूएसए है उसकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, उसका एम क्या है, कि जो इंडो पैसिफिक आपका एरिया है उसको भी नाटो का एडिशन बना देना, मतलब नाटो का एक तरीके से हिंद प्रशांत संस्करण के रूप में वो उसको क्लेम करता है। बोलता है कि ये नाटो का ही वर्जन है भैया, और ये इंडो पैसिफिक में है, पहले आप वेस्ट में कर रहे थे, अब आप यहां भी आ रहे हो, ठीक है ना। अब एशिया पाइवोट पॉलिसी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहां पर इसका ये इंडो पैसिफिक वर्जन क्लेम करता है, और बोलता है कि इसी के कारण जो भू राजनैतिक प्रतिद्वंदता है, जिसको जियो पॉलिटिकल राइवलरी बोलते हैं, है ना, वो उसको बढ़ाने का काम करेगा और फॉर्म करेगा एक्सक्लूसिव ब्लॉक, ठीक। ये सब टर्मिनोलॉजी है ना, और इसका यूज करना चाहिए हमको आंसर में, बिल्कुल टेक्निकल है, आईआर में नंबर भी तभी आते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल ऑप्शनल की तरह नहीं जाना है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है, किसी विषय से संदर्भित जो आपका क्या होता है, विषय से संदर्भित जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे आंसर में दिखना चाहिए। वरना वुमेन के ऊपर ऐसे लिखना है, सोशल सिक्योरिटी पे दुनिया में कोई भी लिख देगा, जिससे पूछेंगे ऑलमोस्ट सबको समस्याएं पता होती हैं, लेकिन आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपके उत्तर में वो विशिष्टता दिखाई देनी चाहिए। हाँ, अलंकारिक नहीं होनी चाहिए भाषा आपकी, समझ रहे हैं, है ना, बीच में मॉडरेट रहना है, मॉडरेट रहना है। अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि कंसर्न क्या है एक्सक्लूसिव ब्लॉक के बारे में, चाइना, है ना, ये जो आपका एक्सक्लूसिव ब्लॉक है, तो इसको बोल रहा है कि ये एक तरीके की खुफिया एजेंसी है, और ये जो इनके सदस्य इनके बीच में जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। चाइना का ये जो है आपकी चिंता है, और इस खुफिया गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद AUKUS की बात करेंगे, पहले भी हमने डिस्कशन किया इसका। तो ये सिक्योरिटी पैक्ट है किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। क्वाड जो है उसको भी जो बोलता है चाइना कि भैया ये भी मिलिट्री अलायंस है, लेकिन इंडिया उसको मिलिट्री अलायंस के रूप में नहीं देखता है, ठीक है। तो अब क्वाड क्या है, तो 4 देशों का एक समूह है, आप लोगों को पता होगा, चाइना को काउंटर करने के लिए ही है, इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में। अब देखिए यहां पर
कि जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। इंडिया का कंसर्न क्या है ना, भारत की चिंताएं क्या है? अब समझिएगा, चीन क्वाड को अगर एशियाई नाटो की तरह समझेगा तो भारत पर ऐसे ग्रुप का हिस्सा होने के कारण वो क्या करेगा, भारत पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। और जिस तरीके के हमारे सीमा पे जो आपके विवाद बने रहते, चाहे लद्दाख का मुद्दा हो, चाहे डोकलाम के कारण मुद्दा बना हो, है ना, तो वहां पर क्या होगा, भारत और चाइना के रिलेशन और खराब होंगे। ठीक है, राइवलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है, अब इंडिया जो है क्वाड को मिलिट्री अलायंस की तरह देखता ही नहीं, वो तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को के रूप में देखता है। वो अंतरराष्ट्रीय संबंध में रणनीतिक स्वायत्तता में विश्वास करता है। नॉर्मल सी चीज है ना, कि जियो और जीने दो। चाइना कंसीडर करता है इंडिया को यूएस के एलाई के रूप में और उसको पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है ना, उसके जो है वो ऐसा सोचता है कि उसको संभावित खतरा है उससे, है ना, उसकी राइवलरी सिर्फ यूएस से है, ये समझिएगा। उसका टारगेट वही है, मैंने बार बार कोट किया है कि 1949 में ही चाइना ने अपना टारगेट बनाया था कि 2049 तक उसको वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर बनना है, और वो उसी पर है। चाहे आप देख लीजिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना, जिसको आप मोतियों का हार बोलते हैं, मोतियों की माला बोलते हैं, चाहे आप उसको बोल दीजिए कि वन बेल्ट वन रूट बोल दीजिए, है ना, सिल्क रूट बोल दीजिए, आप उसके मैप में भी देखेंगे ना तो सारी जगह से बाईपास करते हुए चाइना जिंगजियांग फ्रांस से वो जा कहां रहा है, टारगेट क्या है उसका, यूएसए। ठीक है ना। अब यहां पर आगे की ओर देखेंगे हम, और यहां पर लिखा गया है कि अगर इस तरीके की राइवलरी बनी रहेगी तो जैसे हमारे सीमा में संदर्भ है, सीमा में जो विवाद के संदर्भ है वो और गहरे होते जाएंगे, वो भारत के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। जैसे पूर्वी लद्दाख के संदर्भ में आप लगातार देख रहे हैं, है ना, कि विवाद बना हुआ है। चाइना और रशिया के बीच में अगर रिलेशंस और ज्यादा अच्छे होंगे तो भारत रूस संबंधों में भी वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, और यूएस की तरफ हमारा झुकाव जो है रशिया के साथ भी संबंधों को क्या कर सकता है, वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है। तो यहां पर बिल्कुल तार्किक आयाम पे बिल्कुल रणनीतिक यहां पर जो है विशिष्टता चाहिए कि भारत इस तरीके से मैनेज करे कि हम जो है अपने संबंधों को इनके साथ बनाए रखे, किसी गुट में शामिल ना हो और सबके साथ हमारे संबंध भी अच्छे बने रहे, है ना। ठीक है, अब भारत ने यहां पर एक काम अच्छा किया कि यूएनएससी में जो है तटस्थता अपनाई, तो रशिया से हमारा जो है वहां पर किसी तरीके का रिलेशन खराब नहीं हुआ। किस इशू पे, यूक्रेन के इशू पे। ठीक है ना। अब आगे का रास्ता क्या है, तो सबसे पहली चीज कि भैया जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता है, सोवरेंटी, वहां पर आप किसी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें दोनों देशों के बीच में, और एक दूसरे की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसका सम्मान करें। सोवरेंटी क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैंने कई बार आपको क्या किया है, ये डिक्टेट किया है, एलोबरेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती कीवर्ड, ठीक है ना, ये हमारे प्रीएम्बल में भी है। क्या मतलब, क्या है इसका, क्षेत्रीय संप्रभुता का क्या अर्थ होता है ना, वो बताइएगा। इसके बाद दूसरा कि जैसे सीमा पर विवाद है ना, तो वहां पर शांति स्थापित करें, शांति बहाल करें वहां पर, है ना, और उसके लिए जो है तार्किक जो है आपका राजनयिक, इसको रणनीति की बोल सकते, डिप्लोमैटिक वे को आप वहां पर अपनाएं और शांति को वहां पर बहाल करें। दोनों जो देश हैं वो आपका मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, बहुध्रुवीय। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो द्विध्रुवीय था आपका, है ना, जब शीत युद्ध चल रहा था तो दो लोगों को माना जाता था कि वहीं पर सारी शक्तियों का संग्रहण, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। फिर यूएसएसआर का विघटन हो गया तो बोला जाने लगा कि भैया मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को रिस्टोर करने की बात की जा रही है ना, कि वैसा ही वर्ल्ड होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति जो है, सीधा समझिए कि शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, है ना, शक्ति का जो है बाइफर्केशन डिफरेंट पॉइंट्स में होना चाहिए। क्योंकि जब शक्ति का संग्रहण किसी विशिष्ट एक बिंदु पर हो जाता है तो वहां उसका ऑटोक्रेट होना या भ्रष्ट होने की जो आपकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि भारत और चाइना को एक दूसरे का जो आपका राइज है, कैसा राइज, एग्रेसिव राइज नहीं, शांतिपूर्ण, है ना, शांति से दूसरे देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए जो राइज करना, उसको एक दूसरे को अपरिहार्य रूप से स्वीकार करना चाहिए, है ना, और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी जो है क्षेत्रीय और वैश्विक आयाम पर शांति, स्थिरता और समृद्धि, विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके बाद यहां पर गाइडलाइंस जो है ना, जो गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है वो लेना चाहिए। जैसे पहले के दो आपके समिट हुए, वुहान जो आपका समिट है, महाबलीपुरम समिट है ना, तो उसके हिसाब से अपने रिलेशंस को डेवलप करना चाहिए आगे। टोटल बात ये है कि म्यूचुअल कॉपरेशन से बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की
जो है सम्मान करना चाहिए, है ना, एग्रेसिव राइज नहीं करना चाहिए। अब चाइना तो ड्रैगन बोला जाता है चाइना को, क्यों? क्योंकि वो एग्रेसिव राइज करता है और वही पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब यहां पर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो यहां पर रिवाइव करने की बात की गई है ना, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को रिवाइव किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए। आपको पता होगा कि चिकन नेक बार बार चर्चा में रहता है, तो मैप में देखेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत पतला, इसलिए बोला जाता है मुर्गे की गर्दन चिकन की नेक की तरह, और वहीं से बाइकआउट करना चाहता था चाइना हमेशा से। तो वो जो एरिया है वो भारत के अन्य क्षेत्रों से थोड़ा सा अलग थलग है, तो हमको वो हमारा ही तो भारत देश का ही तो क्या है, वो पार्ट है ना। अब हम लोगों को उनको अपने साथ संपृक्त करके समाज में विकास की मुख्य धारा में संपृक्त करके उनको भी तो वो आयाम देना चाहिए कि उनको भी वो अपने जीवन यापन को कैसे कर सके, जैसा चाहे उस तरीके से जीवन स्तर जी सके, विकास कर सके, आगे बढ़ सके। तो भैया बार बार जो है, अब जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है तो वो मेन फोकस तो पहले भी नॉर्थ ईस्ट था, अब वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वहां पर जो आपका रोड की कनेक्टिविटी है या वाटरवेज से है या आपका एयर के मीडियम से, तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता, उसी के संदर्भ में ये आपका एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ठीक, तो अभी एक कार्गो वेसल है, इसका नाम है एमवी लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, इसके द्वारा मालवाहक जहाज हो गया, ठीक है, कार्गो वेसल है, 200 मीट्रिक जो आपका फूड ग्रेन्स है वो आपका गुवाहाटी का पांडु जो पोर्ट है, पांडु बंदरगाह जो ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है अवस्थित है, वहां पर पहुंचाया गया। ठीक, आपको कितने फैक्ट्स मिले कि यहां पर ये बंदरगाह कहां पर है, किस नदी पर है, ठीक है ना, ये भी हमको याद रखना है। स्टेटमेंट में फ्रेम किया जा सकता है और स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब इस कार्गो के माध्यम से हुआ क्या, तो जो दो सबसे बड़े वाटरवेज हैं जलमार्ग, उनको जोड़ा गया। पहला जो आपका नेशनल वाटरवेज 1 है, दूसरा नेशनल जो वाटरवेज 2 है आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण या निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकता है पूरे समग्र देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी और विदेशी व्यापार के लिए भी। आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही या पूरे विश्व में जो देशों की खोज हुई है किसके माध्यम से हुई है, पानी के माध्यम से हुई है कि नहीं हुई है। तो शुरू से ही चाहे ट्रांसपोर्टेशन व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, है ना, और चाहे सुरक्षा का आयाम हो, ये जो आपका वाटरवेज है हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझ पा रहे होंगे उन चीजों को। अब यहां पर देखिए कि भारत में जो है बहुत लंबी तटरेखा है, हमारा जो EEZ जिसको आप बोलते हैं, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखेंगे तो वो भी बहुत जो है विस्तृत है। ठीक है, तो हम जो है ऐसे नेटवर्क का यूज भी कर सकते हैं, वाटरवेज का नॉर्मल सी चीज है ना। अब यहां पर आप देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से ही अपना इंपॉर्टेंस रहा है वाटरवेज का। ठीक, ये बता चुका हूं मैं आपको। इसके बाद आप देखेंगे तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, उसका ग्रीनरी का भी जो है वो क्या है आपका डायमेंशन है। ठीक है, और यहां पर जो है लगातार आप देख रहे हैं कि कई पूरे देश में, पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि पेरिस क्लाइमेट डील हुई, उसके बाद INDC की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन का जो एंगल बढ़ता जा रहा है। कोविड भी एक तरीके का जो है वो क्या है, प्रदूषण के कारण ही आया। समझिएगा प्रदूषण किसको बोल रहा हूं मैं, आप वो नहीं समझिएगा कि धुआं उठ रहा है वही प्रदूषण होता है। किसी भी चीज का जब हम दोहन करते हैं और उसकी धारणीय क्षमता से ऊपर हो जाए, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हो जाए उसका, है ना, मोबिलाइजेशन, तो उसको ही प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है ना, आप समझिएगा इस चीज को। अब यहां पर जो है हरित विकल्प भी है और रेलवे जो है और वायु मार्ग उसके संदर्भ में सस्ता भी है। ये आपका कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज इसको जो है बड़े पैमाने पर यूज भी कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने क्या अभी तक जो है इसमें इनिशिएटिव लिया, तो सागरमाला प्रोजेक्ट है, मैरीटाइम विजन है ना, नेशनल हाईवे वाटरवेज बिल के अंतर्गत 116 वाटरवेज को आइडेंटिफाई किया गया, जल मार्ग विकास परियोजना वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हम जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मल्टी मोडल टर्मिनल सिस्टम है, सैटेलाइट बेस्ड जो आपका रिवर के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, तो उसके द्वारा जो है वाटरवेज की इंफॉर्मेशन वगैरह आएगी। ठीक है, इसके साथ भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ भी इंडल्ज है, जैसे बांग्लादेश के साथ जो हमने प्रोटोकॉल साइन किया है उसमें बोला गया है कि नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2 को जो है जोड़ा जाएगा। उससे एक अल्टरनेटिव रूट मिलेगा, किसकी एक्सेस के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक्सेस के लिए। गवर्नमेंट ने डेवलप किया है रोरो सर्विसेज भी। अब इशू क्या है, इशू ये है कि इसमें जो गति थोड़ा सा कम होती, स्लोवर पेस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, अगर कंपैरेटिव देखें हम रोड और रेलवेज के तुलना में।
ठीक, इसके बाद हमारे यहाँ जो आप टोपोग्राफी देखेंगे जिसको उच्चावच बोला जाता है, तो बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट उच्चावच होगा वहां पर डिगिंग करना, कैनाल बनाना, ये थोड़ा पैसेज बनाना शिप्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हिसाब से बनाना थोड़ा सा जो है कठिनाई वहां पर देखी जाती है। ठीक, इसके बाद जो यहां पर रोरो सर्विसेज के अंतर्गत आप देखेंगे तो एंड टू एंड कनेक्टिविटी जो है अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक है, और ये समझिएगा कि मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक है ना, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है, गेम चेंजर साबित हो सकता है इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, है ना। ठीक है, अब यहां पर एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, सीधी बात है कि अगर वहां पर कोई भी शिप चलती है तो वहां पानी का जो टेम्परेचर है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो वहां पर जो वहां का जो एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी है, क्या उस पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फिर समझिए ऑयल स्पिल की घटना भी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं, तो भैया वहां पर जो आपका बायोडायवर्सिटी उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना ही है। लेकिन एज कंपेयर टू रोड और रेलवे देखेंगे तो थोड़ा कम ये आपका प्रदूषण का आयाम होगा, है ना। अब देखेंगे कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, मैप में देखिए जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहां पर सीजनल है, ज्यादा से ज्यादा जो आपकी क्या है, रिवर्स है, सीजनल है। सीजनल का मतलब ये कि 12 मासी नदियां नहीं, हमेशा पानी नहीं रहता है, ठीक है ना। और वो डिपेंड किस पे करेंगी? मानसूनल वाटर्स पे। और मानसून क्या है, अभी तक प्रिडिक्टेबल नहीं है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कहीं पर सूखा है। अगर राजस्थान में देखेंगे तो सूखा पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो बाढ़ आ रहा है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो उस तरीके से यहां पर पानी का जो स्तर है उसमें भी फ्लक्चुएशंस जो है वो पर्याप्त मात्रा में बना हुआ होता है। अब बेनिफिट्स देख लें तो ये डेटा अपने पास रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट अगर देखें ट्रांसपोर्टेशन की, तो वाटर में 50 पैसा पर किलोमीटर आएगी, तो रेलवे से 1 रुपए आएगा और रोड से 1.5 रुपए आएगा। ठीक है ना, तो लगभग 3 टाइम्स की बचत यहां पर होगी। अब वो पैसा अगर गवर्नमेंट का बचेगा, है ना, तो वो गवर्नमेंट जो है उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत जो हमारा अभियान चल रहा है उस पर जो है हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, है ना, हेल्थ पे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, बचेगा पैसा हमारा, तो ठीक है ना, समझिएगा। अब इसके बाद दूसरा जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मेजर कंट्रीज, जैसे कि 18% भारत में है, 8 से 10% चाइना में। तो भैया 10% का प्रॉफिट, 8% का तो वो यहीं से ले गया, 10 से 12% सारे यूरोपियन यूनियन में, हमारे यहां ज्यादा महंगा है। तो वाटरवेज उसके लिए एक वैकल्पिक जो है वैकल्पिक आयाम के रूप में साबित हो सकता है। इसके बाद यहां पर जो है ये भी बोला जा रहा है कि जो हमारे यहाँ कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम किया जाएगा, उससे हम जो आईएनडीसी के लक्ष्य वो भी प्राप्त कर सकते हैं एज कंपेयर टू रोड एंड रेलवेज। ठीक है, इसके बाद इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टूरिज्म बूस्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बेनिफिट होगा यहां पर, क्योंकि लिंकेजेस बनाया जाएगा रोड का, शिप्स का, कंटेनर, स्टील, सीमेंट आदि का। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो हम आयात निर्यात करते हैं उसके लिए भी फायदेमंद होगा। इसके बाद जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ेगा, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है ना। इसके बाद जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसका जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा गोल है सेल्फ रिलायंस का, उसको भी प्राप्त करने में यह आपका क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो अधिशेष भूमि अमुद्रीकरण है उसके लिए हमारी कैबिनेट ने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम है उसकी स्थापना की है। नॉर्मल से चीज है। की पॉइंट देखिए कैसा ये निकाय है, तो भैया होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसको ऑथराइज्ड किया गया इनिशियली शेयर कैपिटल के साथ 5000 करोड़, और जो पेड अप शेयर कैपिटल है 150 करोड़ है। ये सब डेटा नहीं याद करना कि कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। अब ये किसके अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत, ठीक है ना। इसको सेटअप किया गया कंपनी के रूप में, ठीक है ना। और ये आपका कैसे जो है कार्य करेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, इसके जो प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में, इसी के प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में ये काम करेगा, ठीक है। अब ये करेगा क्या? तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, अन्य सरकारी जो एजेंसियां, उनकी जो अधिशेष भूमि है, भवन संपत्ति है, उसको मोनेटाइज करेगा, ठीक है। अब यहां पर मोनेटाइजेशन जो है नॉन कोर एसेट्स का भी होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो वो जनरेट क्या करेगी जब हम उसको मोनेटाइज करेंगे? तो क्या वहां से रेवेन्यू, राजस्व जो है, सब्सटेंशियल रेवेन्यू जो है प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अप्रयुक्त और कम उपयोग की गई जो संपत्तियां हैं उसका मुद्रीकरण करेंगे तो पर्याप्त राजस्व उत्पन्न होगा, उससे फंड आएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। अभी जो है अब मतलब वर्तमान समय में देखेंगे समकालीन संदर्भों में, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस है वो होल्ड करती है क्या? जो बहुत सारा सरप्लस है, अनयूज्ड और अंडर यूज जो हमारी नॉन कोर एसेट्स है ना, किस नेचर पे, किस प्रकृति में? तो लैंड और बिल्डिंग्स के नेचर पे, लैंड और बिल्डिंग्स के रूप में, ठीक है। अब ये जो सीपीएससी है वो आपका रणनीतिक विनिवेश के
के संदर्भ में कार्यरत है। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उसके संदर्भ में ये वर्ड बहुत बार आपने देखा होगा। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पहले क्या था कि 90 के पहले आप देखेंगे जब तक एलपीजी नहीं होगा तो सरकारी निकाय होते थे, तो बहुत ज्यादा लाल फीताशाही थी, बहुत ज्यादा घूसखोरी थी, अभी भी है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तो धीरे धीरे वहां पर प्राइवेट सेक्टर्स को लाया गया, ठीक है ना, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्ट हुई वहां पर, कंपटीशन बिल्ट हुआ वहां पर, मोनोपोली खत्म हुआ वहां पर, है ना, उन सब चीजों को समझिएगा। तो यहां पर रणनीतिक विनिवेश का मतलब ये कि गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को छोड़ती है ना, ड्राइविंग पोजीशन पे रहती थी अगर 51%, बाकी स्टेक्स को करती थी। अब आप देख रहे हैं कि वहां से भी जो है गवर्नमेंट कई जगह से अपनी ड्राइविंग पोजीशन को भी छोड़ रही है ना। तो इन सब चीजों को आप यहां पर एक बार रिवाइज कर जाइएगा। तो जो भी आपकी संपत्तियां हैं, है ना, अधिशेष भूमि हो गई, गैर मूल संपत्तियां, तो उनको मोनेटाइज करके उनके मूल्य को अनलॉक करने के लिए यह आपका एक इंपॉर्टेंट आयाम, बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है, बिल्कुल इसमें क्लिष्टता नहीं लानी है आपको, ठीक है ना। और ये जो है क्या करेगा बताइए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। क्या, किस संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिक डायमेंशन में। तो निजी क्षेत्र के निवेश, नई जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, स्थानिक जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सशक्त करने के लिए एक तरीके के फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, जो कि आपकी अभी तक कम यूज की जा रही थी या यूज नहीं की जा रही थी संपत्तियां, तो उनका भी प्रोडक्टिव यूज किया जा सकेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा कि जो एनएलएमसी है वो आपका क्या करेगी, सपोर्ट भी करेगी, एडवाइस भी देगी। जो अन्य आपकी गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं जिसके अंदर आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी आ जाएंगी, है ना, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भैया कौन से सरप्लस नॉन कोर एसेट्स हैं, फिर उसको मुद्रीकरण किया जाएगा, है ना, प्रोफेशनल और एफिशिएंट मैनर में, ताकि जो उनकी वैल्यू है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको रियल मैनर में हम चैनलाइज कर सके, मोबिलाइज कर सके। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एसपीआई, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बिल्कुल सिंपल सा ये आपका क्या है, टॉपिक है। इसमें गाइडलाइंस जारी किया है, किसने किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर ने, ठीक। अब ये क्या है, इसका की पॉइंट बता रहे हैं। तो टोटल फाइनेंशियल जो आउटले है, ये याद नहीं करना हमको, फाइनेंशियल ईयर 21-22 से 25-26 के लिए 500 करोड़ का रखा गया है, ठीक है। और यहां पर ये करना है कि जो हमारे यहाँ राइजिंग डिमांड है उसको एड्रेस करना है, उसके लिए सपोर्ट देना है किसको, जो एग्जिस्टिंग फार्मा क्लस्टर्स है और जो एमएसएमईस है पैन इंडिया में, ताकि प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाए, क्वालिटी को भी इंहांस करे और सस्टेनेबल बनाए उसको, ठीक है। और अब जो है वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में, जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में, वैश्विक नेता के रूप में हम उभरे इस सेक्टर में। भारत की वैसे भी मास्टरी है इसमें, ठीक है। अब यहां पर इसके 3 कंपोनेंट्स है। पहला ये कि सहायता प्रदान करना ऐसी इंडस्ट्रीज को, कॉमन फैसिलिटीज देना, ठीक है ना, ताकि जो एग्जिस्टिंग हमारा क्लस्टर की जो कैपेसिटी है वो आपका सशक्त हो सके और अपेक्षित स्तर पर वो ग्रो कर सके और सस्टेनेबल ग्रोथ को अटेन कर सके, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर अपग्रेडेशन की भी बात है ना, मतलब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में तकनीकी जो आपका आयाम है फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, तो वहां पर प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भी सहायता देना, उनको फैसिलिटेट करना। इसके बाद यहां पर जो आपका फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड इंडस्ट्री, वहां पर प्रमोट करना, वहां मतलब वहां पर प्रमोशन और डेवलपमेंट करना, ऐसी स्कीम से वहां पर भी फैसिलिटेट करना उनको, ताकि वहां पर भी जो समृद्धि है, विकास है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। और जो हम आयात वगैरह करते हैं बाहर से वो कम हो, हमारे यहाँ ही होगा तो इंपोर्ट बिल कम होगा, उन सब चीजों को आप देख जाइएगा, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर को भी फैसिलिटेट करना है, वो भी इसका एक डायमेंशन है, एक बार देख जाइएगा। इसमें कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रश्न नहीं बनेगा इस स्कीम में, इसको हम किसी आंसर में यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है, जो हमारे यहां अभी विद्यमान एग्जिस्टिंग जो भी अवसंरचना है उसको सशक्त करना, उसको और ज्यादा क्या करना, सशक्त करना, उसका विकास करना, ठीक, ताकि भारत ग्लोबल लीडर के रूप में जो है स्थापित हो सके फार्मा सेक्टर में। इसके बाद दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, है ना, ताकि जो है जो भी आपके क्लस्टर्स हैं फार्मा से रिलेटेड, उनको जो है सारी वो सुविधाएं दी जाए ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक। इसके बाद यहां पर क्वालिटी का भी एनहांसमेंट करना है और इंश्योर करना है कि ये जो ग्रोथ है क्लस्टर्स की वो सस्टेनेबल मैनर में हो। फिर अपग्रेड करना हमको जो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, किन आधार पे, तो जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है उनसे सिंक्रोनाइज करते हुए, उनको अलाइन करते हुए, ठीक। यहां पर इंटरेस्ट सब मेंशन देंगे, कैपिटल सब्सिडी वगैरह देंगे ताकि लोन वगैरह आसानी से मिल जाए, क्रेडिट मिल जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस फील्ड में भी आए और ये जो क्लस्टर्स हैं वो अच्छे
वॉल्यूम में ग्रोथ को अटेन कर सके क्वालिटी के साथ। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। सबसे पहला जो एमसीक्यू है नेशनल वाटर वेज से 1 से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। इसमें करेक्ट जो भी हमारा ऑप्शन होगा यहां पर जो स्टेटमेंट है उसको पिक करना है। पहला ये कि ये आपका कहां से कहां तक रन करता है, तो प्रयागराज यूपी से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है, ये भी ठीक है आपका। तीसरा ये कि ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज है भारत में। चौथा ये कि ये कहां कहां से होकर गुजरता है, तो वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, बिहार है और उत्तर प्रदेश। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की बात की जा रही है। इसके बारे में बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि ये दो देशों के बीच अपनी जो आपकी स्थानीय मुद्रा होती है उसी में व्यापार करते हैं, ठीक है, ताकि जो है अगर मान लीजिए मार्केट में या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट से बात करो कि अनसर्टेनिटी भी हो जाए तो उनके बीच बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। ये एक तरीके का क्या है, कंटिंजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक तरीके का आयाम है। पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है आपका सही है, ये आपका है ना। दूसरा ये कि ये जो आपका बात की जा रही मुद्रा विनिमय जो आपका समझौता है, तो ये दोनों देशों के बीच जो है किस दर पे होता है बताइए। ये पूर्व निर्धारित दरों पर होता है, उसके द्वारा ही आयात निर्यात जो होता है, जो ट्रेड होता है, उसके लिए वो भुगतान करते हैं। इसलिए जो है फ्लक्चुएशन वगैरह से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब ये ऐसे अरेंजमेंट से क्या होता है कि किसी भी तीसरे देश की मुद्रा शामिल नहीं होगी, ये दो देशों के बीच की व्यवस्था है, ठीक। ये भी आपका सही स्टेटमेंट। लास्ट वन ये कि जो भी केंद्रीय बैंक होता है वो इसका यूज कर सकता है उनकी अल्पकालिक विदेशी मुद्रा चल निधि की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है चौथा स्टेटमेंट भी, और चारों स्टेटमेंट सही है। और पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है यहां पर, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर ए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। हम कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।